चलिए अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं और सबसे पहले बात कोरोना वैक्सीनेशन की ही करें तो इसमें अब उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। जी हां, कोरोना वैक्सीनेशन की दौड़ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। सोमवार को 3 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा है। अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा है, जिसमें 30,348 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। सरकार के साथ साथ निजी सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी ये टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो रहा है। जो जितना बड़ा प्रदेश और उतना ही तेजी से कोरोना वैक्सीनेशन भी उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है ये अभियान। और हम आपको बता दें कि अब नंबर 1 के लिस्ट में शामिल हो गया है कोरोना वैक्सीनेशन की दौड़ में उत्तर प्रदेश। सोमवार को 3 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा था और अब तक अगर बात की जाए तो 30 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुका है, जिसमें 30,348 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, उनको टीका लगाया जाए। और यह टीका न सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि निजी अस्पतालों में भी टीका कोरोना का लगाया जा रहा है। तो अव्वल नंबर पर आ चुका है कोरोना वैक्सीनेशन की डोज देने में उत्तर प्रदेश। और अब पहले नंबर पर एक ही दिन में यानी कल की बात की जाए, सोमवार की बात की जाए तो 3 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी है। और अब तक जो पूरा का पूरा आंकड़ा है वो 30 लाख को पार कर चुका है। तो बहुत तेजी के साथ कोरोना की वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में लोगों को दी जा रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, कहा जा सकता है जितना बड़ा प्रदेश उतनी ही व्यवस्थाएं और बेहतर तरीके से, और एक ही दिन में 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया और सबसे बड़ी बात अब अव्वल नंबर पर पहुंच गया है कोरोना की वैक्सीन देने में उत्तर प्रदेश। देखिए नीलू, इसका जवाब ये भी हो सकता है कि जितना बड़ा प्रदेश उतनी ज्यादा चुनौतियां, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में न सिर्फ वैक्सीनेशन बल्कि कोरोना टेस्टिंग के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने बाकी राज्यों को पीछे छोड़ दिया था। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की शुरुआत हुई थी 5,000 से, लेकिन यह आंकड़ा 60 लाख के ज्यादा आगे पहुंच गया। और बाकी राज्य जो जनसंख्या के लिहाज से कम है वहां पर इतनी टेस्टिंग नहीं हो पाई, जबकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मृत्यु दर की अगर बात करें, रिकवरी रेट की बात करें या फिर अब वैक्सीनेशन की बात करें तो बहुत सारे राज्यों को यूपी ने पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे भी हर सुबह जब मीटिंग करते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं तो वो अपडेट लेते रहते हैं। और प्रयास भी ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जो पहली डोज है कम से कम कोरोना वैक्सीनेशन की अब वो मिल जाए। हालांकि भी फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही दिया जा रहा है वैक्सीनेशन। और अगर बात की जाए तो प्रयास ये किया जा रहा है कि धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जाए, न सिर्फ सरकारी बल्कि जो निजी हॉस्पिटल है वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और इसी के तहत कल का दिन जो रहा वो काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रहा, क्योंकि कल एक ही दिन में 3 लाख डोजेस दिए गए लोगों को वैक्सीनेशन के। बिल्कुल अनामिका, तो कहा जा सकता है जितना बड़ा प्रदेश चैलेंज उतना बड़ा, लेकिन बाकी राज्यों के लिए एक नजीर कि एक दिन में 3 लाख और अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लग चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। कल भी बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहे। उत्तर प्रदेश सहित देश भर में बैंकों की हड़ताल का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। बैंक कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। तो 2 दिन के बैंक हड़ताल से लोगों को भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि इससे पहले शनिवार और रविवार था, फिर सोमवार और मंगलवार निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो 10 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो इस वक्त हड़ताल पर हैं और उत्तर प्रदेश सहित देश भर में इस हड़ताल का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। और बैंक कर्मचारियों की इसी हड़ताल पर बातचीत करने के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, आगरा से हिमांशु और प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2 दिन का बंद, आज दूसरा दिन है बैंक कर्मचारियों के हड़ताल का, लेकिन शनिवार रविवार शिवरात्रि लगातार बंद है। कितना असर इसका देखने को मिल रहा है प्रयागराज में? देखिए, बैंक कर्मचारियों अधिकारियों की जो हड़ताल है उसका आज दूसरा दिन है। और कल जिस तरह से बैंक अधिकारियों कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया था निजीकरण के विरोध में, और 4 दिन से ये बैंक बंद है, शनिवार रविवार और उसके बाद सोमवार और आज मंगलवार। तो निश्चित तौर पर तमाम बैंकों के एटीएम खाली हो गए हैं, जो बैंकिंग कामकाज है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लेकिन जो इनका विरोध है वो है निजीकरण के विरोध में। हमारे साथ यहाँ पर
इलाहाबाद बैंक हुआ करता था मर्जर के बाद, अब ये इंडियन बैंक में शामिल हुआ है। यहाँ पर आज अधिकारी बिल्कुल, तो 4 दिन से बंद है। कर्मचारियों की अपनी मांग है निजीकरण बैंकों का ना किया जाए। उमेश भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, मेरठ का क्या हाल? 4 दिन से बंद है बैंक, एटीएम में पैसे खत्म हो चुके हैं, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। आम लोग किस तरह से दो चार हो रहे हैं इससे? जी हाँ, देखिए नीलू जी, आज भी बैंकों की हड़ताल है। बैंकों की इस हड़ताल से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। एटीएम खाली हो गए हैं, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त एक बैंक के बाहर खड़ा हुआ हूं, यहां अभी भी ताले लटके हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहां की तस्वीरें। ये कैनरा बैंक के बाहर में खड़ा हुआ हूं और गेट के बाहर ये ताला आप देख सकते हैं, ताला लटका हुआ है और आम जनजीवन बेहद प्रभावित हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप ये बताइए कि बैंकों की हड़ताल चल रही है, शनिवार और रविवार को अवकाश था और आज भी हड़ताल है, कल भी हड़ताल थी। कितनी मुश्किल हो रही है आप लोगों को? हमें बहुत मुश्किल हो रही है। और हमारा कारोबार जो है ठेकेदारी से जुड़ा हुआ है। हमें लेन देन में, लेबर के पैसा लेन देन में, कार्य में बहुत बाधा आ रही है। कितनी मुश्किल हो रही है? बैंकों की हड़ताल लगातार जारी है, निजीकरण के विरोध में ये हड़ताल है। आप लोग आम आदमी हैं, कितना मुश्किल हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। जब पब्लिक पे पैसा नहीं है तो फिर किधर फिर परेशान होता है। एटीएम में जाते हैं, एटीएम भी खाली पड़े हैं और बैंकों में ताले सब में लटके पड़े हैं। बिल्कुल, बैंकों में ताले लटके पड़े हैं, एटीएम से पैसे खत्म हो चुके हैं। जो कारोबारी हैं, जो आम लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही है। हिमांशु भी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आगरा में क्या हाल? यहाँ भी लोग परेशान, बेहाल, क्योंकि एटीएम से भी अब तो पैसे खत्म होने की खबर आ रही है। जी बिल्कुल नीलू, एटीएम से भी पैसे खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। और शादियों का सीजन है तो ऐसे में लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। किसी को सोना खरीदना, किसी को चांदी खरीदना और तमाम कपड़े खरीदने, उनकी दिक्कतें हैं। तो ये वही स्थान है जहां तमाम नारेबाजी कल हुई थी और आज भी नारेबाजी होगी। और बैंक आप देख सकते हैं, ये एटीएम है और यहाँ शटर गिरा हुआ है एटीएम का। तो ये स्थिति है। तो जो बैंक के लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइएगा कि आखिर इससे जनता को दिक्कत हो रही है, उसके बारे में आपने सोचा? एटीएम हमारे सारे खुले हुए हैं। जो प्राइवेट उस पर हैंड पे हैं वो बंद हैं, बाकी जो बैंक के हैंड पे हैं वो सारे एटीएम हमारे चालू हैं। तो बैंकों में दिक्कत जनता को आ रही होगी? जनता को वहाँ पर भी दिल्ली में दिक्कत आएगी। पुरानी पोजीशन ही है, उसकी कारण है कि बैंक बंद है तो दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, बैंक बंद है तो दिक्कत आएगी, ये बात कर्मचारी भी समझ रहे हैं, बैंक कर्मी भी समझ रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि हमारी जो मांगे हैं उसको सरकार पूरी करे, इसलिए सड़कों पर भी उतरे हुए हैं। सर्वेश के पास एक बार फिर से प्रयागराज चलेंगे। सर्वेश, आप बता रहे थे कि वहां कितनी दिक्कत हो रही है। कर्मचारी तो अपने मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। पिछले 4 दिनों से बैंक बंद है। जी, निश्चित तौर पर 4 दिनों से बैंक बंद है और अब जो दिक्कतें हो रही हैं वो तमाम ग्राहकों को हो रही हैं। और जो बैंक कर्मचारी हैं, वो अधिकारी हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि निजीकरण का हर हाल में विरोध किया जाएगा। पहले कुछ बैंकों का मर्जर किया गया और अब 2 बैंकों किया गया है। तो जो बैंक के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो 11:30 बजे इंडियन बैंक के इस परिसर में यहाँ पर जुटेंगे और यूनाइटेड बैंक ऑफ फोरम्स का जो है उनका, उसके तहत जो है सभी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। हम एक बार फिर से चलेंगे मदन उपाध्याय जी के पास। सर, आज का क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है प्रयागराज में खास तौर पर? अभी हमारे यहाँ सभी जिले के सभी बैंकों के लोग अपने अपने बैंकों में इकट्ठा होंगे और वहाँ से जुलूस की शक्ल में हमारी इस कैंपस तो तमाम लोग आज इकट्ठा होने वाले जो बैंक कर्मचारी और लगातार निजीकरण की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से वो हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का दूसरा दिन, लेकिन लोग खासे परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप बात सीएम योगी के बंगाल दौरे की करते हैं तो आज सीएम योगी बंगाल के दौरे पर हैं। सीएम योगी सुबह 8:30 बजे लखनऊ से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो चुके हैं। बंगाल में सीएम योगी रायपुर, मिदनापुर और पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल चुनाव में सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है, इसलिए सीएम योगी एक बार फिर से बंगाल की तरफ चल पड़े हैं। सीएम की जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ती है, इसलिए आज सीएम की 3 रैली, यानी सीएम योगी पश्चिम बंगाल में जब होंगे तो 3 रैलियों को आज संबोधित करने वाले हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बंगाल दौरे को लेकर एक ट्वीट भी किया है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्रांति की धारा बंगाल में आज पुनः अपने बंगालवासी भाई बहनों के मध्य रहने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर में जनसभा को संबोधित कर आप सभी के मध्य अपनी बात रखूंगा।
और ब्रेक के बाद अब खबर कानपुर से लेते हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल में एक महिला ने कर्मचारी की पिटाई कर दी। अपने भाई के साथ मिलकर उसने उसे सबक सिखाया और जमकर उसे धो दिया। आरोपी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ पर नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने का आरोप था। आरोप के मुताबिक 2 साल पहले उसने नौकरी लगवाने के लिए महिला से 50,000 रुपए लिए थे और ना तो नौकरी दिलाई और ना ही पैसे वापस कर रहा था। इसी को लेकर इस महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर इसकी जबरदस्त तरीके से पिटाई की। फोन छोड़ो ये अरे दे अरे जब देर। और जौनपुर के मंडियाहू थाने के चहरपुर गांव में नशे में धुत 2 शराबियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में घायल एक शराबी की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। तो शराबियों में मारपीट हुई, 2 शराबियों में मारपीट हुई और नशे की हालत में एक दूसरे को इतना मारा कि एक शराबी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रुपए के लेन देन का यह पूरा मामला था जिसमें यह मारपीट हुई है। अब इस पूरे मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। और टीचिंग की तैयारी करे अभ्यर्थियों के लिए योगी सरकार ने बम्पर वैकेंसी निकाली है। सरकार ने टीजीटी और पीजीटी के 15,198 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अभ्यर्थियों को 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकेंगे और इस एग्जाम को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करवाएगा। इस बार की भर्ती में बड़ी बात यह रहेगी कि जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए अलग से आवेदन लिया जाएगा। तो बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बम्पर वैकेंसी है। ऑफलाइन वैकेंसी निकाली गई है और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ही इस पर एग्जाम लेगा। टीजीटी पीजीटी के 15,198 पद हैं। और दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उसने बांग्लादेश लीजेंड्स को 10 विकेट से हराकर अपनी जगह पक्की की है। वहीं इस हार के बाद बांग्लादेश इस सीरीज से बाहर हो गया है। पोटेक और विक ने इस टूर्नामेंट की अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी को अंजाम दिया है। आसानी से कवर कर दिया। इस साझेदारी की बदौलत इस प्रतियोगिता में ये सबसे बड़ी साझेदारी है। 161 रनों की। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 के मुकाबले में सोमवार को साउथ अफ्रीका लीजेंड ने बांग्लादेश लीजेंड को 10 विकेट से हरा दिया। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के बीच 114 रन की उसे पार किया इन दोनों ने। बांग्लादेश लीजेंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 160 रन बनाए। जवाब में 161 रनों का पीछा करने मैदान में उतरे साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज एंड्रयू मुटिक और मोर्ने वान वीक की नाबाद पारी ने बड़ी आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसी के साथ साउथ अफ्रीका लीजेंड 6 मैच में से 4 जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। हालांकि पिछले मैच के मुकाबले बांग्लादेश की बैटिंग लाइन में सुधार जरूर देखने को मिला, लेकिन साउथ अफ्रीका की सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी के आगे बांग्लादेश के खिलाड़ी टिक नहीं पाए और मैच साउथ अफ्रीका के झोली में जा गिरा। हालांकि टीम बांग्लादेश इससे पहले 4 मैच हारकर इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन सोमवार को बांग्लादेश की टीम अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए मैदान में डटी रही, लेकिन टीम अपने इरादे में ज्यादा देर तक कामयाब नहीं हो पाई। इसी के साथ बांग्लादेश की टीम इस सीरीज से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। मैच के आखिर में जरूर कुछ पल के लिए मुकाबला थोड़ा रोचक हो गया था। साउथ अफ्रीका को 6 बॉल में 5 रन चाहिए थे। इसी दौरान सलामी बल्लेबाज ने चौके लगाकर मैच अपने झोली में कर लिया। एंड्रयू पुटिक ने नाबाद खेलते हुए 54 गेंद पर 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 84 रन बनाए। वहीं मोर्ने वान वीक की नाबाद पारी ने 62 गेंद पर 9 चौकों की मदद से 69 रन बनाए। इस तरह दोनों ने बिना किसी विकेट के नुकसान के कुल 161 रन बनाकर बांग्लादेश लीजेंड्स को चलता कर दिया। पुटिक और वीक ने इस टूर्नामेंट की अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी को अंजाम दिया है।
इन दोनों ने रायपुर में पहले मैच का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें इंडिया लीजेंड्स के लिए सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने पहले विकेट के लिए 114 रनों की नाबाद साझेदारी की थी। इससे पहले टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 30 ओवरों में 9 विकेट पर 160 रन बनाए। उसकी ओर से सलामी बल्लेबाज मोहम्मद नजमुद्दीन ने 32, आफ्ताब अहमद ने 39, हनन सरकार ने 36 रन बनाए। बांग्लादेश ने अपने अन्य मैचों की तुलना में अच्छी शुरुआत की। 33 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के लगाने वाले नजीमुद्दीन ने मेहराब हुसैन के साथ पहले विकेट के लिए 24 गेंदों पर 29 रनों की साझेदारी की। मेहराब को कप्तान जोंटी रोड्स ने सीधे थ्रो पर रन आउट किया। यह रोड्स का वही प्रयास था जिसके लिए वो विश्व क्रिकेट में जाने जाते हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़। एक